हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया डिसीज़। तो आज हम डायरिया डिसीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वो किस कारण से होता है, उसके सिम्पटम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंटेबल है कि नहीं है, क्या है, वो पूरी जानकारी हम आज कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आप लोगों का हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा और अपने लाइफ में इंफॉर्मेशंस तो जागरूकता मिलेगी। और आप पता भी रहेगा कि भाई ये प्रॉब्लम होती है तो हमको क्या करना चाहिए और ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे इसलिए हम आज डायरिया डिसीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जब किसी व्यक्ति को डायरिया होता है तो उसमें हमको वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फॉर्म है डीवीडी, यानी डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। तो डॉक्टर्स हमेशा फाइल्स में डी या डायरिया एंड वोमिटिंग्स मेंशन करते फाइल में, या तो शॉर्ट फॉर्म में तो डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। यानी ये ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एब्रिशंस दे सकते हैं। डीवीडी का मतलब क्या होता है, डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, या अदर ऑप्शन उसमें दे देंगे, तो हमको ये याद रखना है। तो हम डेफिनेशन कवर करेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है कि डायरिया इज passing loose or watery stool 3 or more times in a day, leading to loss of water and electrolyte। यानी व्यक्ति दिन में 3 or more times टॉयलेट जा रहा है और उन्हें लूज स्टूल पास हो रहा है या वाटर स्टूल पास कर रहा है, जिस कारण से व्यक्ति में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होंगे और फ्लूइड वॉल्यूम की मात्रा भी बॉडी में कम होने लगेगी। ये प्रॉपर है, जैसे डेफिनेशंस देखने को मिल सकती है उसमें कि भाई डायरिया में वाटर स्टूल देखने को मिलता है या लूज स्टूल देखने को मिलता है, या अदर ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें हमको वाटर स्टूल देखने को मिलता है और 3 or more times दिन में 3 से अधिक बार वो टॉयलेट जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में से दे सकते हैं। तो एज इट इज हमको याद रखना है कि वाटर स्टूल 3 or more times इन अ डे जा रहा है, यानी उसको डायरिया हो चुका है और उस कारण से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम्स की कमी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेशन के पश्चात हम आप किस कारण से बनता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखेंगे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया। तो डायरिया किन किन कारणों से हो सकता है? तो ये बैक्टीरिया से भी होने की संभावना है, वायरस से भी होने की संभावना है, पैरासाइट से भी होने की संभावना है। तो वायरस में विब्रियोकोलरा जो एक रोड शेप के हैं, इसका शेप एंड साइज उसकी 2 to 4 माइक्रोग्राम्स है। और स्टेरियोकोलाई, ये भी एक रोड शेप इसका शेप है। और साल्मोनेला, इस टाइप्स के ये सारे बैक्टीरिया है। और एवरेज इनका जो साइज है इन बैक्टीरिया के 1 to 4 माइक्रोमीटर्स, ये है इनके साइज है। और ये बैक्टीरिया है। और ये डायरिया मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? तो विब्रियो कॉलरा, सेकंड स्टेरियोकोलाई है। तो इनकी वजह से डायरिया होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मान लीजिए 2-3 दिन पानी रहा है, मैंने मटके में पानी भर के रखा, इसमें पानी बर्तन में भर के रखा है, तो उसमें आप ठंड तो पानी पुराना हो चुका, फ्रेश नहीं है, तो उसमें आपको कोलरा, हिस्टीरिया, साल्मोनेला कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे, जिस कारण से आप लोगों को डायरिया होने की संभावना है। वायरस की वजह से होता है तो रोटावायरस, नोरोवायरस। तो रोटावायरस ये बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिस कारण अगर बच्चों में रोटावायरस देखने को मिल रहा है, यानी उन्हें डायरिया हो चुका है। और उसका साइज एवरेज है 32 नैनोमीटर्स, और ये माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स में है।
और पैरासाइट्स में से भी होने की संभावना है, जैसे एंटीम्यूबा, हिस्टोलाइटिका, एनगार्डिया। तीनों से होने की संभावना। यदि ऑप्शन में दिया गया कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और डायरिया, जो मोस्ट कॉमन डायरिया किस कारण से हो सकता है, ऑप्शन में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या ऑल द एबव। हमको बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर पूछा गया मोस्ट कॉमन किन कारणों से हो सकता है, तो उसमें भी ऑप्शन में दिया विब्रियो कोलरा, हिस्टेरिका, साल्मोनेला, रोटावायरस। तो विब्रियो कोलरा है संभावना है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के पश्चात इसका हम टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के हैं। ये 4 टाइप का है डायरिया। 4 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, एक्यूट वाटर डायरिया। सेकंड, एक्यूट ब्लडी डायरिया, हम डिसेंट्री में कंसिडर कर देंगे। थर्ड, परसिस्टेंट डायरिया मोर देन 14 डेज, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को लूज वाटर या सॉरी लूज स्टूल या वाटर स्टूल पास कर रहा है मोर देन 14 डेज, तो उसका हम कंसिडर किया है। थर्ड टाइप का डायरिया हो चुका है, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यू उसको डायरिया हो रहा है। क्रोनिक डायरिया कब बोलेंगे, मोर देन 4 वीक यानी 1 मंथ तक उसको डायरिया देखने को मिल रहा है, तो वो क्रोनिक डायरिया है। और मोर देन 14 डेज तो परसिस्टेंस डायरिया है, यानी ये थर्ड टाइप्स का है। और ब्लडी डायरिया आ रहा है तो ये सेकंड टाइप्स का, और वाटर डायरिया आ रहा है तो फर्स्ट टाइप का है। ये टाइप्स को हमको याद रखना है। टाइप्स के बाद इनका हम ट्रीटमेंट्स देखते हैं। सॉरी, सिम्टम्स, सिम्टम हो सकते हैं। तो सिम्टम्स एंड साइन के बारे में आप लोग याद रखना कि सिम्टम्स जो पेशेंट्स कंप्लेन करता है कि मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है, और साइन जो हमें दिखाई देता है। साइन में क्या होता है एक्चुअली, साइन में अ, हमें यह साइन में दिखाई देगा कि उसका ड्राई माउथ हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है, उसका पानी पी रहे हैं, तो साइन से। और सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेन करते हैं, तो जैसे सिम्टम्स क्या, लूज स्टूल पास करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग, फीवर, वीकनेस। लूज स्टूल हो रहा है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, तो लूज स्टूल हो रहा है और वो टॉयलेट जा रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने की वजह एब्डोमिनल पेन होगा, प्लस वोमिटिंग्स हो देखने को मिलेगी बार, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन हो गए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरह से रहेंगे, तो जिस कारण से उनको डिस्कम्फर्ट एब्डोमेन में होगा, और जिस वेल होगा जिस, तो वह वोमिटिंग्स बार बार करेंगे, और फीवर भी, और वीकनेस, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है हमारी बॉडी में, इस कारण से वीकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके डिहाइड्रेशन प्लस डायरिया के साइन, तो यहाँ साइन है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। उसमें हम बोला कि डी वे डी, क्या देखा हमने, डी वे डी, डी वे डी, है ना। डी वे डी में डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। तो हमने साइन की बात करें तो ड्राई माउथ देखने को मिलेंगे, लो यूरिन आउटपुट, स्किन आइज देखने को मिलेगी, इंक्रीज थर्स्ट यानी प्यास उसको अधिक लगेगी, बार बार पानी पीने की कोशिश करेगा, और आई इस तरह से दिखेगी व्यक्ति की, और यूरिन कम करेगा, प्लस ड्राई माउथ देखने को मिलेंगे। ये साइन है हमारे। And इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ये है कि हम इसका मोस्ट कॉमन है ORS। मतलब ये क्या ऑप्शन में, अगर डायरेक्ट वो बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक देना ही देना है किल करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट हमारा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। इसमें कंटेंट इसका ना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर ये रहता है ORS। तो इलेक्ट्रोलाइट को रिकवर करने की संभावना, प्लस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। उसमें डायरिया को मोस्ट कॉमन हम RL फ्लूइड लगाते हैं 500 ml की। इसमें भी क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलेंगे RL फ्लूइड्स में, इसलिए क्योंकि
कि डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ है, वाटर लूज हो रहा है, वोमिटिंग्स हुआ है, सब डिसबैलेंस हो गए। तो आरएल में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हम मोस्ट कॉमन प्रीफर करते हैं आरएल ड्रिप्स को, ताकि वो रिकवर हो सके। उसके बाद अदर ड्रिप जब भी आरबी ग्लूकोज की कमी होगी तो आरबीएस चेक करेंगे। आरबीएस चेक किया है मान लीजिए, और उसका 70 से कम आ रहा है, तो हमको क्या डीएनएस की बोतल लगाना है, या D5 की लगाना है, या D10 लगाना है, या फिर डी एक्स्ट्रा 25% लगाना है ग्लूकोज वाला। बाद में ऑप्शन फॉर देन चूज करेंगे। देन बच्चों में हुआ है डायरिया, तो उसको हम जिंक फॉर चिल्ड्रंस को हम जिंक सप्लाई करेंगे। मेडिसिन में क्या आ गया वो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो मेडिसिन में है, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है, डिसीज देखने मिलेगी, तो हम मेट्रोनिडाजोल देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और स्पोरोलोक्सिस। ये टेबलेट फॉर्म में भी मिलेंगे आपको, और ये बॉटल्स आई फ्लूट में भी देखने को मिलेंगे, और स्पोरोलोक्सिस आपको टेबलेट या जेट्स में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट कॉमन ये यूज होने वाली मेडिसिन, और यह बैक्टीरिया को किल करने के काम करती है, इसलिए इनको तो देना ही देना है, इनमें से कोई से एंटीबायोटिक या तो मेट्रो सिप्रो स्पोरोलोक्सिस, इनको तो देना ही है, ताकि ये सीवियर डायरिया भी हो गया तो ये जल्दी किल करेंगे, बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन होने से रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे, और प्लस किल करने का काम करेंगे, इसलिए एंटीबायोटिक तो देना ही देना है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो डाइसाइक्लोमिन आयन देना हमको है। वोमिटिंग्स हो रहे थे ऑन्डाइस्टिरोन या मेटाक्लोप्रोमाइड देना है। सिम्टोमेटिक्स देना है, और एंटीबायोटिक्स ये देना है, फ्लूइड लगाना है, ताकि इससे हम डायरिया को रिकवर कर सकते हैं, और डायरिया ट्रीटेबल है, टाइम पे हमने इलाज करवा लिया है। तो यदि टाइम पर इलाज या ट्रीटमेंट नहीं लिया तो भाई व्यक्ति की डेथ होने की भी संभावना, और लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए से अवेयरनेस काफी रखना चाहिए हम लोगों को। सलाह है हमारी कि प्रिवेंशन कैसे इसको रोक सकते हैं, डायरिया से कैसे बच सकते हैं। तो हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश पानी पीना है ताज़ा ताज़ा, और खाने से पहले हैंड वॉशिंग सोप वाटर के साथ करना है, साबुन से हाथ धोना है। कि भाई हम ट्रेंड हमारे इंडिया में यह है, कल्चर है कि एक दूसरे को हाथ मिलाना है, और उस हाथ मिलाने के दौरान वो व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या किया है, इवन हमने कहाँ क्या वर्क किया है, कहाँ से आए हम, हमको पता है सामने वाला क्या किया है, किस तरह से है। उसके पश्चात आया, हमने हाथ मिलाए हैं, अब इन्फेक्टेड हो गए हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस की वजह से, और हमने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो हमको डायरिया होने की संभावना है। और प्रॉपर फूड हाइजीन करना, फ्रेश खाना खाना है हमको, प्लस सैनिटेशन रखना है। रोटावायरस वैक्सीन, अपने ही बच्चों को रोटावायरस वैक्सीन लगेंगे। तो रोटावायरस वैक्सीन कब लगती है? तो, तो रोटावायरस वैक्सीन हमारी जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवर के पश्चात ये इसका रूट है हमारा ओरली रूट है ना, ओरली रूट है, और इसको हम एट 6 वीक में देंगे, देन 10 वीक में, देन 14 वीक में, टोटल 3rd डोज हम देंगे बच्चे को। और ईच डोज में कितने ड्रॉप रहेंगे? 5 ड्रॉप, है ना, 5 ड्रॉप देंगे, यानी 5 ड्रॉप 6 वीक में, 5 ड्रॉप, 10 वीक में 5 ड्रॉप, और 14 वीक में 5 ड्रॉप देंगे, तो टोटल 15 ड्रॉप हमको देना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, यानी जिस व्यक्ति को भी रोटावायरस की वैक्सीन देना है, तो ये इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल। और ये डायरिया से प्रिवेंट करते हैं वैक्सीन, तो आपकी वैक्सीनेशन हमेशा बच्चों को लगवा ही लेना चाहिए, जो कि एज इट इज WHO का गाइडलाइन के अनुसार है सब।
तो अब ये कंक्लूजन ये है कि डायरिया से प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिसीज है और ईयरली ओआरएस लेना है ताकि हमारी लाइफ सेव हो सके। तो टाइम पर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, दिन में 2 से या 3 से 4 बार टॉयलेट जा रहा है, हमको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भैया हमको लगता है डायरिया तो पोस्टमार्टम तो नहीं हो गया ना, टाइम पे ओआरएस लेना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और लोगों को भी जागरूक करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो हमको टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल बात है, 1-2 दिन के अंदर कवर हो सकता है, ये सोचकर अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमको टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से बच सकते हैं। अगर हम टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मल्टीप्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है बैक्टीरिया की और वोमिटिंग्स इतनी बढ़ जाती है और टॉयलेट लगेगी, तो जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम्स की भी कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी, तो इवन डेथ होने की संभावना बढ़ सकती है। टाइम पर आप लोग या हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त हुआ है। आप लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत, और काफ़ी यूज़फुल यह टॉपिक रहा होगा आप लोगों के लिए। तो आगे शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक प्रोवाइड करूं। थैंक यू और सभी लोगों को।